जोरदार तालियों से सहयोग करें। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत और बहुत अनूठा प्रयास है ये प्रयास को आप बिल्कुल सामान्य मत लीजिएगा हर सम्मेलनों के समान, क्योंकि गुरुदेव डॉक्टर अजय भामी जी वो शख्सियत है जिन्होंने कि कंप्यूटर पर ज्योतिष का सपना देखने वालों में सर्वोपरि रहकर कार्य किया, और आज जो आप विविध सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उसकी परिकल्पना में को साकार रूप देने में भारत ही नहीं विश्व पर प्रथम व्यक्तित्व है आपका कि जिन्होंने इस कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आप जो यंत्र देख रहे हैं, आने वाले समय में 5 या 10 साल बाद हर एक वास्तुविद का या नक्षत्र के जानकार का एक मूल टूल्स हो जाएगा और जो हर जगह काम आएगा। तो पुनः एक बार जोरदार हृदय से तालियां। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपकी चेतना को, आपकी आत्मा को और आपके शरीर को और मन को प्रणाम करता हूँ, उसको छूने का प्रयास करूँगा। मैं पिछले कई सालों से नक्षत्र ध्यान पे काम कर रहा हूँ और ये मेरी किताब है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी थी, 2012 में छपी थी और इसका नाम था प्लैनेटरी मेडिटेशन, जो देश विदेश में काफ़ी चलती है। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो नक्षत्र मेडिटेशन या नक्षत्र ध्यान का है। जो आप सब ज्योतिषी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नक्षत्रास आर द कस्टोडियन ऑफ आवर कर्मास। नक्षत्र ही हमारे कर्मों का पूरा उनके स्टोरेज है, रखते हैं। और नक्षत्र आकाश में, जैसा कि आप जानते हैं, नक्षत्र के कई मतलब हैं। एक तो नक्षत्र का मतलब है कि नक्षत्र क्षय नहीं होता, वो सब जानते हैं। और दूसरा एक और मतलब है और उसी पर ये हमारी विधि आधारित है। जो दूसरा नक्षत्र का अर्थ है, नक्षत्र को अगर हम संधि विच्छेद करें, नक्ष धन छत्र त्रा, तो नक्ष का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स। जब हम प्रयास करते हैं वो नक्ष, ये संस्कृत का उसका अर्थ है। और त्रा होता है मेथड, कोई क्रिया, कोई सिस्टम, कोई टेक्निक। तो हमारा जो नक्षत्र मेडिटेशन है इसी पर आधारित है। नक्ष धन त्रा, नक्षत्र मीन्स प्रयास, प्रयास एक दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। और ये जो टेक्निक है ये मुझे प्रकट हुई, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैंने इसको कहीं ना कहीं खोजा, ना कुछ हुआ, जस्ट इट हैपन टू मी। मैं अवतार बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ, उस परंपरा को बिलोंग करता हूँ और मैं क्रिया योग में पारंगत भी हूँ, उसको मैं करता भी हूँ प्रतिदिन कई वर्षों से। तो मैं एक दिन ध्यान में था, ध्यान में सब मेरे को आता चला गया। और उसके बाद फिर ये किताब जिस दिन मैं लिखना शुरू की, हालांकि नक्षत्रों की जानकारी तो 45 साल से तो है ही, लेकिन उस समय एकदम से प्रकट होना शुरू हुआ, एक के बाद एक। तो ये इस तरह से ये किताब प्रकट हुई। और जिस दिन लिखना शुरू की मैंने, उस दिन नानक बाबा का बर्थडे था और जिस दिन किताब पूरी हुई 60 दिनों के भीतर, उस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए थे। तो ये किताब की बैकग्राउंड है। तो जैसा मैंने बोला कि नक्षत्र जो है बेसिकली पैसिव एनर्जी का एक हाइटेंड फोर्स है। आप ऐसा मान के चलिए कि किसी ने माइंस बिछा दिया हो ज़मीन पर, जैसे युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान में या और कहीं हो रहा है, तो उन्होंने माइन बिछा रखी है और जैसे ही टैंक या कोई ट्रक वहाँ से जाता है तो विस्फोट हो जाता है। तो सेम वे में आकाश में जो हमारे नक्षत्र हैं वो उसी तरह से बिल्कुल हाइटेंड एनर्जी का सोर्स बने हुए हैं। जैसे ही आपके सारे ग्रह और ख़ास तौर से चंद्रमा उससे टकराया नहीं कि आपके पूरे जन्मों का हिस्सा जो बचा हुआ है उस जन्म में प्रकट होने लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो मेथड है ये चंद्र कुंडली पर है, चंद्र नक्षत्र पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि नक्षत्र पर ही आपका जीवन आधारित है। नक्षत्र से आपका नाम, नक्षत्र से आपकी राशि,
नक्षत्र से आपकी दशाएं महादशाएं। और नक्षत्र अगर हम पूरा देखें, जितने षोडश हमारे कर्म होते हैं, 16 कर्म, 13 कर्म हमारे नक्षत्र राशि से होते हैं, 2-3 इधर उधर से होते हैं। तो पूरे जीवन का कम से कम 70% 80% जो हमारा भाग है जीवन का, इट इज़ बेस्ड ऑन योर बर्थ नक्षत्र। तो ये नक्षत्र की बेसिकली उसकी खूबी है। और नक्षत्र से हमारी शादी होती है, उसी से हमारे बच्चे होते हैं, उसी से हमारा पूरा होता है। जो भी हम इस दुनिया में करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हम अपने नक्षत्र के आधार पर करते हैं। अगर हम इतने गुणवान हैं, या आप ये सब लोग इतने गुणवान हैं और इतना प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो नक्षत्र है, जन्मकालिक नक्षत्र, वो समय समय पर दशाओं के माध्यम से, ट्रांजिट के माध्यम से, वर्ष कुंडली के माध्यम से, बाकी जितने भी प्रयास हो, जो प्रोसेस हो सकते हैं, उस सब के माध्यम से वो आपको प्रेरित करता है और आप एक दिशा में अपना कार्य करते हैं। उसके बाद भी आप देखते हैं कि कुछ हमारी आदतें ऐसी हैं जो हमें पीड़ित करती हैं, जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, जिनसे हम दुख करते हैं, हमको संताप होता है, हमें कभी क्रोध आता है, कभी हमें मत्सर होता है, कभी हमें घृणा होती है, कभी हम एनवी करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें करते हैं, तो नक्षत्र से जिस विधि में प्रोसेस ये था, जो है कि जो हमारे गुण हैं वो तो एक्टिव रहते ही हैं, उन्हें हम कैसे बेहतर करें, और जो हमारे अवगुण हैं, अवगुण हमारे कई तरह के हैं, और उसको हम कैसे डिफ्यूज़ करें, कम करें, ये सारी हमारी विधि है। ये जो यंत्र है, ये यंत्र हमने अभी बनाया है, और इसमें ये मेरा बच्चा है, ये अमर सिंह, इसका बड़ा भारी योगदान है। कविता जी वहाँ बैठी हैं, उनका बहुत योगदान है, और भी टीम में लोग हैं, उन सबका योगदान है। तो हम सब ने बैठकर विचार किया कि जो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा जन्म कुंडली है, हमारा घर है, और दूसरा हमारा वास्तु है। तो वास्तु कहाँ से आएगा? वास्तु तब आएगा जब घर होगा, और घर नहीं होगा तो वास्तु कहाँ से होगा? अगर कोई झुग्गी वाला, उसका क्या वास्तु करेंगे आप? उसका वास्तु आप नहीं कर पाएंगे। उसका वास्तु होना चाहिए, कभी ऐसा भी कभी हो, लेकिन वो वास्तु तो हम जब करेंगे सो करेंगे। लेकिन हमारी पैदा हुए, हमारी कुंडली बनी, हमारे को नक्षत्र मिला, और उसके बाद हमको घर मिला, और घर में जो हमारी अव्यवस्था है या जो हमारी कमी है, उसको हम कैसे दूर करें। तो हमने यंत्र बनाया। इस यंत्र में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, उसमें 4 आदमी हैं, पति पत्नी है, बेटा बेटी है, तो हम उन सब के नक्षत्र यहाँ लगा देते हैं, और जिसको करना है अपना नक्षत्र, अपना बैठ के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में, उसकी टेक्निक है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। हम 40 मिनट्स की हमारी टेक्निक है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम से कम इतना कर पाएँ तो मैं समझता हूँ ये बहुत है। मान लीजिए मेरा नक्षत्र अश्विनी है, तो मैं अपने अश्विनी नक्षत्र से इसमें कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे बेटे का नक्षत्र उसका है, आश्लेषा है, उसे करना है तो हम उसका भी लगा देते हैं, और वो लाइटें उसी वाले की जलेंगी, और फिर पूरा यूनिवर्स घूमेगा। अभी तो ये तो हमारा बिगिनिंग है, उसमें पूरा यूनिवर्स घूमेगा, उसे देखने को मिलेगा। और अगर जैसे जैसे हमारा प्लान है कि हम एक अपना आश्रम बना रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पूरा आकाश आपको, जैसे इस बिल्डिंग, इस कमरे में हम पूरा यूनिवर्स आपको यहाँ दिखा देंगे आकाश में, और सामने आपका नक्षत्र दिखा देंगे। तो इस तरह का हमारा प्लान है, उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। उसके लिए हमने जगह भी ले रखी है, और उस पर हमारा रियल जो नक्षत्र का ध्यान है, जिसको हम करना चाहते हैं, हम इसको बहुत व्यापक स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं। ये उसका बिगनिंग है। तो इसमें तो हम इतना जो आपको बता रहे हैं, तो घर के अगर 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति कैसे यहाँ बैठकर अपना ध्यान कर सकते हैं, अपने मन को अच्छा कर सकते हैं, और उनके भीतर जो गुण हैं, क्योंकि हम जो भी मूव कर रहे हैं, हम मूव वही कर पा रहे हैं जो कि हमारी क्षमताएं हैं। हम अपनी क्षमताओं के बियॉन्ड नहीं जा रहे। अगर आपको अपनी क्षमताओं के बियॉन्ड जाना है, और ये पॉसिबिलिटी हर किसी में है, ये बात कृष्ण भी बोलते हैं, ये बात महावीर भी बोलते हैं, ये बात बुद्धा भी बोलते हैं, ये बात जैन मास्टर भी बोलते हैं। जो भी जानता है वो कहता है कि आप इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं, और ये आपकी हर आदमी कुंडली ऐसा बोलती है। हर आदमी, कोई मेरे से पूछ रहा था, बोल रहा था ऐसे ही कि जी मेरा तो जो सूर्य है वो 28 डिग्री का है और अष्टम भाव में है, तो मेरा सूर्य तो मर गया। अरे मैंने कहा सूर्य भी कहीं मरता है, यहाँ मर गया वहाँ जिंदा हो गया,
वहाँ 2 डिग्री में शुरू हो गया, दूसरी जगह पर छुपता तो है नहीं। अमेरिका में ढूंढ लेना, वो शुरू में 2 डिग्री में चल रहा है, तुम्हारे 28 डिग्री में चल रहा है। तो जो आत्मा मरती नहीं, जो अजर अमर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे सूर्य कैसे खराब हो जाएगा? सूर्य खराब नहीं हो गया, सूर्य आपका 28 डिग्री में हो गया, अष्टम भाव में हो गया। आपके प्रयास, अब आपके प्रयासों की बात है, आप प्रयास कितने करते हैं। अब आप ये जान गए कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, मेरे प्रयासों की क्षमता कितना होना चाहिए, मेरे प्रयास कहाँ से कहाँ चले जाएं, ये जो बात है आपको समझना पड़ेगा। और फिर आप ये देखिए कि सूर्य का नक्षत्र क्या है, सूर्य किस नक्षत्र में है। अगर जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, पराशर की बात करते हैं, तो पराशर बोलते हैं कि अगर कोई ग्रह 5 डिग्री तक है शुरू में तो बच्चा है, और बिल्कुल 2 कौड़ी का है, वो 28 में चला गया तो बूढ़ा हो गया। और जेमिनी क्या बोलते हैं? जेमिनी उल्टा बोलते हैं। जेमिनी बोलते हैं 0 डिग्री पे है तो ये बच्चा तो बढ़ेगा, 30 डिग्री तक जाएगा, घबरा क्यों रहे हो, इसके लिए क्या चिंता। जेमिनी जी बोल रहे हैं। और अगर मान लो कोई मेरे जैसा 72 साल का आदमी है या भाई साहब जैसा है, तो इसको 72 साल का अनुभव भी तो है, वो बूढ़ा कहाँ हो गया, उसे बेकार क्यों कर रहे हो, उसे आप घर से बाहर क्यों कर रहे हो कि घर से बाहर हो गया व्यक्ति। अभी इतना बढ़िया बोल रहे थे बस ही, ये बाहर के बाहर हो गए, ये तो भी सबसे ज़्यादा भीतर तो ये हो गए, बाकी सब बाहर हो गए, तो आत्मकारक हो गए। तो ये बोल रहा है, तो हमको सबको समझना पड़ेगा। तो ग्रह किस तरह से काम करते हैं, हमको एक ही धारा को लेके नहीं चलना पड़ेगा। पराशर तो हमारे पिता ही हैं ज्योतिष के, लेकिन गर्ग, हम गर्ग को कहाँ पढ़ते हैं। गर्ग का ज्योतिष तो लोगों ने सुना भी, नाम ही नहीं सुना, नाम पहली बार सुन रहे होंगे लोग। गर्ग के ज्योतिष का कौन नाम जानता है? वत्स साहब के अलावा एक आध कोई और हो सकता है, वरना आप भी हैं तो कुछ लोग ही हैं। तो गर्ग का ज्योतिष बिना जाने पराशर के ज्योतिष जाना नहीं जा सकता। मामला इतना गंभीर है, हम पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते नहीं हैं हम। तो खैर, हम इस मुद्दे से निकल कर अब हम आते हैं आज का नक्षत्र क्या है। आज का नक्षत्र बड़ा इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, और ये नक्षत्र है साहब आज का आश्लेषा। आश्लेषा के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। आश्लेषा 9वां नक्षत्र है, और नक्षत्रों के बारे में मेरे को आप एक और बात बताता हूँ। बहुत सारी बातें हैं नक्षत्रों के बारे में, तो पूरी किताबें लिखी हैं मैंने, मैं बहुत बोल सकता हूँ। एक आपको बात बताता हूँ, वो आप सबके काम आएगी। नक्षत्र जब शुरू होते हैं, मतलब मेष से शुरू हुए और कर्क तक गए, पहले 9 नक्षत्र हैं पहले ग्रुप में, दूसरे सिंह में शुरू हुए और वृश्चिक गए 4 राशियों में, यहाँ आगे 9 नक्षत्र हैं। फिर वो धनु से शुरू हुए और मीन तक गए। इसमें आप देखेंगे कि पहले राशि में यानी मेष में 2 नक्षत्र कंप्लीट हैं, बाकी कहीं कंप्लीट नहीं है। कहीं उसका 1 चरण है, कहीं 2 चरण है, कहीं 3 चरण, डिपेंड करता है। और आखिरी के जो 2 नक्षत्र हैं वो कंप्लीट हैं, इनका अलग महत्व है। ऐसे ही जब हम सिंह की बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, कभी नक्षत्रों के बारे में गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जो सिंह में जो शुरू के 2 नक्षत्र कंप्लीट हैं, मघा और पूर्वा, राइट, करेक्ट, और आखिरी के भी 2 पूरे वृश्चिक वाले। सेम थिंग हैपन्स इन सेगिटेरियस। सेगिटेरियस में जो शुरू के 2 हैं पूर्ण हैं और आखिरी के पूर्ण हैं। तो इनका क्या मतलब है, ये कैसे पूर्ण है? और जो अपूर्ण है वो 2 राशियों में जो लिंगरिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जैसे एक महिला आ रही है अंदर बाहर है, तो वो नक्षत्र का असर क्या है, तो यहाँ अलग हो जाता है। लेकिन ये जो आश्लेषा नक्षत्र है, ये पहले 4 राशियों का आखिरी नक्षत्र है, 9वां नक्षत्र है, और ये कंप्लीट है। जब एक नक्षत्र एक राशि में कंप्लीट है तो उसका पूरा फल उस राशि को मिलता है, और जिसका ऐसा नहीं है वहाँ पर फल को भी इधर उधर होना पड़ता है। ये आपको हमारी किताबों में मिलेगा। लेकिन आज का जो नक्षत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। आश्लेषा के बारे में ऐसा बोलते हैं, इसमें 7 सितारे होते हैं आकाश में, अगर आप देखेंगे तो 7 स्टार्स होते हैं, और एक हाइड्रा कॉन्स्टलेशन है उसमें ये आपको मिलते हैं। और इनकी खास बात ये है इस नक्षत्र की कि इसका जो स्वामी है वो बुध है, और कर्क राशि में ये पड़ता है, ये इसकी मेन है। और इसके जो गुणों की हम बात करें
तो हर नक्षत्र के 3 स्तर पर गुण होते हैं, गुणों का 3 स्तर होते हैं, रजस सत्व तमस। तो यहाँ पर पहले स्तर पर ये तमस है, सॉरी रजस है, और बाकी 2 स्तरों पर ये सत्व है। इस तरह से उसका होता है। और जो हमारे गुण होते हैं, गुण और जब हमारे पंच तत्व मिल जाते हैं, और उस पंच तत्व हमारे मिल गए, आप सब जानते हैं, और उसके बाद में हमारा माइंड, ईगो और इंटेलेक्ट, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। हमारे संस्कार उससे बनते हैं, मामला इतना गहरा हो जाता है। और जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जो अभी तो हम आज के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो बच्चे इसमें ऑलरेडी पैदा हैं या लोग पैदा हैं, उनको, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है सर्प, सांप। और सांप से जो सर्प जाति है, जिसके बारे में हमारा, क्योंकि सांप से हमारा क्या है, हमको डर लगता है, सांप से हर आदमी को डर लगता है। लेकिन जो नाग, पूरी नाग व्यवस्था है, नाग एक नाग प्रजाति है, नाग व्यवस्था है, और नाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई जाति नहीं होती। ये नाग जाति लुप्त होती जा रही है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अर्जुन जात के नाग लोग भी जाते हैं। तो नाग लोक पूरा है, तो नाग लोक का, और नाग लोक के बिना जो इंटेलिजेंस का, जो अगर इंटेलिजेंस का क्लाइमैक्स है, वो नाग के पास है। और इसलिए हमारे यहाँ जितने देवता हैं, चाहे वो उनकी बात करें, हम विष्णु की बात करें, वो क्षीर सागर पे नाग के ऊपर ही उनका विश्राम होता है, या शिव हैं या देवियाँ हैं हमारी। तो ये सारा नाग जो है, नाग जाति, नाग प्रजाति, ये बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ से हमको सिर्फ डर का समझ में आता है। जब जब नाग की बात करते हैं तो उससे कुंडलिनी से भी हमारा ताल्लुक़ है। तो ये कुंडलिनी जागरण का भी पूरा वो प्रोसेस है। तो हमारी जो नाग इसकी विधि है, उसको मैं आपको कराता हूँ। आपके अगर फ़ोन बंद हो, साइलेंट हो, जैसा कि मीता बहन ने पहले बोला था कि भाई बंद करके रखिएगा, तो आप बंद करके रखिएगा। और मैं आपको बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। हालांकि हमारी इसमें विधि तो करीब 40 मिनट्स की है। हमारी 4 विधियां हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा ना करा के 2-2, 3-3 मिनट की कराने की कोशिश करता हूं। और आपको अभी कुछ अनुभव होगा, आपको बहुत आनंद आएगा, और एक डिफरेंट किस्म का रिलैक्सेशन आप फील करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एकदम कमर सीधी करके बैठ जाएँ, सबके सब कमर सीधी करके एकदम बैठ जाएं। एकदम से कमर सीधी करके आप सब बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमको सबसे पहला ये होता है कि हमारी स्पाइन जो है, क्योंकि सारी क्रिया हमारी स्पाइन के थ्रू होती है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है, तो हमारी स्पाइन जो है वो इरेक्ट होना चाहिए। और अब आप धीरे से आंखें बंद कर लें, सबके सब आप आंखें बंद कर लें आराम से। और मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ, गाइडेड, जिसमें बोलता रहूँगा। आप बंद रखिए आंखें, मैं धीरे धीरे मैं ही बंद कर लूँगा। थोड़ी देर देख रहा हूँ आप लोगों को, आंखें बंद कर लीजिएगा। और अब आप नॉर्मल तरीके से रिदमिक ब्रीदिंग कीजिएगा। लेकिन ये ब्रीदिंग थोड़ी डिफरेंट है। आप ऐसा महसूस करें कि यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर स्पाइन। आप जो सांस ले रहे हैं, हालांकि लेट तो हम फेफड़ों से रहे हैं, पेट के थ्रू ले रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, बल्कि पिक्चर कीजिएगा, पिक्चर करें, कल्पना भी ना करें। पिक्चर जब हम करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पिक्चर कर रहे हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अपनी स्पाइन का जो बेस है, रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, वहाँ से मैं इनहेल कर रही हूँ। जैसे आप इनहेल करें, आप धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। आंखें अपनी बंद रखें। और ऐसा करते वक्त जब आप स्पाइन के बेस पर आए, वहाँ पर आप जितने भी सेकंड रुक सकते हैं, 1-2 सेकंड रुकिएगा और उसको महसूस कीजिएगा। जब आप एक्सहेल करें और सांस निकालें, तब आप अपने सहस्त्रार पर कुछ समय के लिए रुकिएगा। ट्राई कीजिएगा मेरे साथ।
तरह से आप ब्रीदिंग करते जाइएगा, मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी आंखें बंद रखिएगा, आंखें ना खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप आंखें खोलेंगे तो क्या जो भी आपने प्रयास किए वो निष्फल हो जाएंगे। देखिए मत, भीतर देखिए, दुनिया तो रोज देखते रहते हैं आप। जरा कुछ समय के लिए अपने भीतर देखिए कि भीतर भी एक दुनिया है, उसके बारे में बेखबर रहते हैं, उसकी अगर हम जानकारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये करिए, इनहेल कीजिएगा और जैसे ही आपकी इनहेलिंग पूरी हो जाए तो रीढ़ की हड्डी पे नीचे अपना थोड़ा 1-2 सेकंड 4 सेकंड जितना पॉसिबल हो आप रोकें, और जब आप एक्सेल करें तो फिर आप ऐसे ही वहाँ सहजता पे रोकें। लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस में बड़ा रिदमिक कीजिएगा और बहुत आराम से कीजिएगा, कोई हपड़ा दपड़ी नहीं है। इसको आप कीजिएगा और अपने से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अब उसी अवस्था में बैठे रहें, आप नॉर्मल सांस लें अब, लेकिन अपना ध्यान, अब आप नॉर्मल सांस लें, अपना ध्यान तीसरी आंख पर ले आएँ, आंख बंद करते हुए, और आप नॉर्मल से ब्रीदिंग करिएगा। अब जैसे पहले कर रहे थे, किसी जगह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली एंड ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर बॉडी। मैं बताता हूँ, आप अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पे लाइएगा, मस्तिष्क के ऊपर से शुरू कीजिएगा और भीतर अपने ब्रेन को देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है 2 भागों में बटा हुआ है। जो लेफ्ट का पोर्शन है आपके ब्रेन का, वो आपके बॉडी के राइट हिस्सों का ध्यान रखता है, टॉप टू बॉटम, और जो राइट वाला आपका ब्रेन का पार्ट है वो आपकी लेफ्ट बॉडी के पार्ट्स को, हाथ पैर सबका ध्यान रखता है। और वहाँ पर आप अपना ध्यान रखिएगा, आंखें वहीं बंद रखिएगा, तीसरी आंख पे ध्यान रखिएगा अंदर से, और ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिएगा और धीरे से अपने मस्तिष्क को देखते हुए माथे को देखिएगा इंटरनली, अंदर की आंखों से धीरे से अपनी आईज को देखिएगा। डोंट ओपन योर आईज, वॉच योर नोज, अंदर बाहर से अपने चीक, टीथ, लिप्स, ईयर, अंदर बाहर से ईयर देखिएगा, अपने चिन, इसके बाद अपने गर्दन पे आइएगा धीरे धीरे, अब शोल्डर पे आइएगा, बाजू पे आइएगा और पंजों पे, हाथ के पंजों पे, और धीरे धीरे बैक से होते हुए पेट को देखते हुए अंदर बाहर से आप जेनाइटल्स को देखते हुए अपने जांघों से आइए, थाइस से, नीज पर और काफ मसल से होते हुए पैरों पर आइए। इस पूरे प्रोसेस को आप देखिए अंदर बाहर से, और जितनी देर आपने नीचे आने में लगाई उतने ही सेकंडों में, 4-5 सेकंडों में नीचे से पैर के तलवों से लेकर सीधे दोबारा से मस्तिष्क पे आ जाइए और ब्रीदिंग नॉर्मल करिएगा। इसी अवस्था में बैठे रहिएगा, हिलिए डुलिएगा नहीं। और यहाँ पर आकर आप देखिएगा कि अगर आपकी बॉडी में, पहली बात तो आप जो स्वस्थ लोग हैं वो अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो जैसे लेज़र नहीं होती रेज, उस तरीके से आपकी, चूँकि अब आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है बॉडी की, तो वहाँ पर आप एनर्जी दीजिएगा और आप देखिएगा कि आपकी पेन में थोड़ा रिलीफ होगा। एक दिन में तो नहीं ठीक होंगे, लेकिन आप डेली करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप इसी अवस्था में नॉर्मल ब्रीथ करते रहिएगा। अब हम तीसरी स्थिति में जा रहे हैं, थर्ड स्टेज हमारी जा रही है। आंखें बंद रखिएगा, ध्यान थर्ड आई पे रखिएगा। अब आप अपने जो भी आपकी इमोशनल आपके क्वेश्चन है, जो आप वर्तमान में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है, उस सब से थोड़ा निकलने का प्रयास कीजिएगा एंड ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद योर प्रेजेंट। क्या आप अपने साथ, अपने वर्तमान के साथ जुड़ सकते हैं? यहाँ पर बैठे हुए अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने भीतर से जुड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत हो सकती है। और इस बीच में अगर कोई इमोशन आपको पुराना तंग करता है, हमको कई तरह के इमोशन तंग करते हैं। एक तो वो तंग करते हैं कि जब हमने किसी का भला किया हो और वो हमसे उसको मानना तो मानता हो, बल्कि हमसे ही गड़बड़ करता हो, तो हमको लगता है इतना भला किया, तो ये भी ऐसी बातें भी हमको तंग करती हैं। या कभी हमारा अपमान कभी हुआ हो, या कभी हमारे को इंसल्ट हो गई हो, या हमारे साथ कोई बुरा हो गया हो, मिसहैप हो गई हो, किसी प्रेमी से बिछड़ गए हो, कोई घर का ऐसा व्यक्ति हो, उन सारी बातों से अपने को विदा कीजिएगा, क्योंकि वो घटनाएं जो थी वो पास्ट की थी, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेने देने का। तो ये जितनी बातें हमने अभी तक की, अभी तक जिस स्टेज पे मैं आपको लाया,
ये बातें अभी हम मेडिटेशन की नहीं है, ये बेसिकली दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिटेशन। हम अभी ध्यान की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने ध्यान नहीं किया है। आज का जो नक्षत्र है, अब हम उस पर आते हैं। आज का जो नक्षत्र है, जैसा मैंने बोला, आश्लेषा नक्षत्र है। इसके 7 स्टार्स होते हैं आकाश में, और इसका जो प्रतीक है वो स्नेक है। हमारा सांप से तो शिव से वास्ता है ही, जो सांप की पिंडी है, शिवलिंग है, उस पर सांप होता है। किसी भी रूप में, या देवी के रूप में या विष्णु के रूप में, आप सांप की कल्पना कीजिएगा और सांप से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और उससे आप भीतर ही भीतर प्रार्थना कीजिएगा। कुछ मांगिएगा नहीं, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और हम सांप से और शिव से और विष्णु से, शेषनाग से हमारा बड़ा बचपन से वास्ता रहा है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और इससे हमको जुड़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप जुड़ते रहिए और इसी अवस्था में बैठे रहिए, ब्रीथ नॉर्मल करिएगा एंड रिमेन कनेक्टेड विथ इट। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए अब मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना ध्यान का प्रोसेस होता है, उसका अपना लेना देना होता है, वो दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारी विधि थी। अब आपके भीतर की जो विधि है वो जुड़ेगी, और जब तक मैं ना बोलूं आप इसी अवस्था में बैठे रहें। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये आज का नक्षत्र था, तो इसके ऊपर इसमें हम ध्यान कराया, क्योंकि इस नक्षत्र का असर तो है ही, इसलिए इसका नक्षत्र का ध्यान कराते हैं। वैसे जब हम बाकी तो जन्म नक्षत्र से कराते हैं हर किसी का, जैसे पूर्णिमा पे हम अलग तरह से कराते हैं, एकादशी पे अलग कराते हैं, अमावस पे अलग कराते हैं। तो ये हमारी विधि है। और अगर आप किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना मैं डेमोन्स्ट्रेशन मेरा इतना ही था। कोटिस राधे राधे सर। मूड और मघा नक्षत्र को ज़्यादा खराब क्यों कहते हैं? दोबारा बोलिए। राधे राधे। मूड और मघा नक्षत्र को ज़्यादा खराब क्यों कहते हैं? मूड, मघा और शूल नक्षत्र। एक्चुअली है क्या है, वो दो अलग अलग एंगल हैं। जब हम मूल की बात करते हैं, मघा की बात की आपने, जो एक्चुअली आप अश्वनी से शुरू करिए। अश्वनी केतु का हो गया ना, आपने दोनों केतु के नक्षत्र बोले, तो अश्वनी, मघा और मूल। अश्वनी जो है वो ब्रह्मांड की शुरुआत है, इसको हम शिव से जोड़ते हैं, इसका शिव से संबंध है। और भाणी जो है उसका पार्वती से संबंध है, और इसका और गहरे में जाएं तो लिंग और योनि से संबंध है। तो ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत है। जो केतु का नक्षत्र है, जो अश्वनी है, वो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत है। जो आपने बोला मघा, मघा का संबंध हमारे पितरों से है। तो जो पितृ हमको इस दुनिया में लेके आते हैं, ये उनसे उसका संबंध है। और जब हम मूल की बात करते हैं तो मूल आपकी जड़, मूल यानी जड़। तो आप जड़, आपके रूट्स क्या हैं, आप कहाँ से आए। तो जब आपको अपनी रूट्स की बात जानना हो तो फिर घबरा जाते हैं, फिर हम समझते हैं कि अरे ये नक्षत्र बड़े घातक है, इसमें कभी घपला है बहुत सारा, कभी आके सिद्ध करूँगा। इतना डरने वाली बात नहीं जितना डरा रखा है। ठीक है, थैंक यू।